तो नाज़रीन, आज का मुद्दा जिसमें हम 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन, इस पर हम कुछ बात करने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ सवाल तय किए हैं जिनके इर्द गिर्द ही हम अपनी बात को रखेंगे, इससे भटकेंगे नहीं और ना मैं भटकने दूंगा। तो आइए उन सवालों पर नजर डाल देते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल यह है कि 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन पीएम की तकरीर और तंज के सियासी मायने क्या है, क्या सियासी मायने निकाले जाएं। दूसरा सवाल, वजीर आजम के दावों के मुताबिक क्या मुल्क को हुसूलियाबियां वाकई हासिल हुई हैं? यह हमारा आज का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिखाइए। तो यह हमारा दूसरा सवाल कि क्या वजीर आजम के दावों के मुताबिक मुल्क को वो हुसूलियाबियां हासिल हो पाई जिनका दावा आज उन्होंने किया। तीसरा सवाल, कैग की रिपोर्ट के बाद सरकार सही या फिर कांग्रेस सदर के दावे, यह भी बड़ा बहस का मौजू है, इस पर हम बात करेंगे। चौथा और अहम सवाल, मुलायम सिंह यादव, जी हां, चौथा सवाल दिखाइए, मुलायम सिंह यादव ने क्या पीएम को सचमुच आशीर्वाद दिया या फिर एक रस्म निभाई थी। पांचवा और आखिर सवाल इस बहस का कि मोदी हुकूमत का दौर कई मायनों में दूसरों से बेहतर रहा या नहीं। यह हमारा आज का पांचवा सवाल है। इस पर हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा दूं। मैंने इस वक्त अपने साथ स्टूडियो में जोड़ा है राजकुमार भाटी जी को, जो कि समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान है। आपका खैर मकदम है राजकुमार भाटी जी। बहुत सारे सवाल मुलायम सिंह यादव जी की आज की तकरीर के बारे में आपसे करने हैं। निखत अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आमिर हैदर जैदी साहब को भी हमने अपने साथ स्टूडियो में जोड़ा है, जो कि सीपीआई के तर्जुमान हैं। और अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। डॉक्टर एम तौसीफ साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। नौजवान लीडर है, बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपने पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। तो इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। आइए अब स्क्रीन में देखिए हमारे तमाम मेहमान। आप तमाम लोगों का खैर मकदम है सर, और आइए आगाज करते हैं। लेकिन जैसा कि इस प्रोग्राम का पहला दौर होता है, 2 मिनट में आज के विषय पर अपनी बात रखनी है। आइए आगाज करते हैं। सियासी पार्टियों की तरफ जाने से पहले जरा मैं सीनियर सहाफी अनिल मिश्रा जी का व्यू ले लूं, वो उससे हम जो है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे आज की बातचीत में। तो सर, मैं चर्चा को भटकने नहीं दूंगा, बहकने नहीं दूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, 2 मिनट बताइए, 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन पीएम की तकरीर और तंज, इसके सियासी मायने हम क्या निकाले जाएं और जो उनके दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब अंतिम कोई भी चीज का अंतिम दौर होता है, ये बिल्कुल अंतिम दौर था। उसमें जब प्रधानमंत्री जी बोले हैं, तो ये होता है, या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो अपनी बातें रखेगा, बातों में वो अपनी पक्ष में जितनी बातें वो तो कहेगा ही कहेगा, उसको जिससे जो कोई भी जिस तरह की भी शिकवा शिकायत होगी उसको भी कहेगा। तो पूरा का पूरा जो एक सदन का आज माहौल देखने को मिला, जहां विपक्षी अपनी बातें रखना चाह रहे थे, कुछ ने रखा, कुछ नहीं रख पाए, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, बिल्कुल होता है, हर बार होता है। लेकिन पीएम हमारे मोदी जी जब खड़े हुए और जब उन्होंने अपनी बातें कही, तो आज देखिए एक बहुत बारीकी से अगर आप ध्यान दें, तो आज वो मोदी जी नहीं दिखे जो इसके पहले वो सदन में बैठ के बोला, खड़े होकर बोला करते थे, जो उनका अंदाज हुआ करता था, जो उनकी आक्रामकता होती थी, आज उसमें बहुत सहजता दिखी, बहुत सरलता दिखी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने तंज भी कसे हैं, लेकिन आज उस तंज में और पहले के दिनों के तंज में आपको काफी अंतर दिखने लगा। तो इससे ये साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी भी एक अपने को सॉफ्ट वे में, जिसको कहते हैं ना, लेके चलने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, ठीक है, समर्थन विरोध सबका होता है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये अभी कोई निश्चित नहीं हो सकता। मोदी जी भी अगर अंदर में ईमानदारी से कहेंगे तो पक्के श्योर नहीं हो सकते। तो उन चीजों को देखते हुए जब आदमी इस तरह के माहौल में खड़ा होता है, तो आगे अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए, जैसा उन्होंने तंज कसा, जिसका भी आप वर्णन कर रहे थे, आगे भी इसी शो में होगा, लेकिन साथ में कहीं न कहीं उन्होंने देखिए इस चीजों को बचाते हुए बड़े सहज शब्दों में, बड़े प्यारे भरे शब्दों में, लहजों में, और जो उनका एक आप कहें इंटेंसिटी थी, वो आज काफी डाउन सी थी। उसका कारण था कि आज वो उतनी तीखी नोकझोंक या उतना तीखा आरोप नहीं करना चाहते थे। कहीं न कहीं भविष्य में वो अपने आप को एक रास्ता बनाते हुए चले हैं, जो कि मैं समझता हूं एक समझदारी की राजनीति होती है और ऐसा करना भी चाहिए। और चूंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो चूंकि आज लोकसभा का अंतिम दौर था, अंतिम उसमें थे, तो हमें भारत की लोकतंत्र की परंपरा जो है, संविधान की जो परंपरा है, उसको बनाए रखते हुए अगर कहा जाए तो एक तरह से ठीक ही था कि सब कुछ बड़े सरल ढंग से आगे बढ़ा। आऊंगा आपके पास, बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगा। आमिर हैदर जैदी साहब, देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लबरेज है खुद एतमादी से, क्या कहेंगे? 2 मिनट में अपनी बात सबसे पहले रखिए। वजीर आजम ने कहा, मैंने नहीं। देखिए, सामूहिक निर्णयों का अभाव रहा,
देश 5 साल तक धार्मिक उन्माद से जूझता रहा, इस पर सब पे आऊंगा, और व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा। व्यक्तिवाद का जब व्यक्तिवाद या व्यक्ति पूजा होने लगती है तो देश अपने मूल मुद्दों से भाग जाता है और मूल मुद्दों की बात नहीं होती, व्यक्ति आधारित बात होने लगती है कि व्यक्ति ने क्या किया क्या नहीं किया। और जब देश का शासक वर्ग जो व्यक्तिवादी होता है वो जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान न दे के अपने वस्त्रों पर ध्यान देता हुआ नजर आया और अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता नजर आया। तो ऐसे उन्होंने एक काम किया, मुझे ऐसा लगा कि देश ने गलती की थी, ऐसा देश डरपोक, सनकी और डरा हुआ इंसान होता है जो इस तरह की वो करता है। धार्मिक राजनीति का नुकसान ये हुआ पिछले 5 साल के अंदर, आप देखेंगे कभी देश जाट आंदोलन के नाम पे जलता हुआ नजर आया, कभी करणी सेना जलाती हुई नजर आई, और कभी गुर्जर आंदोलन के नाम पे आज भी महाराष्ट्र चल रहा है। ये धार्मिक आयोजन जब इस तरह से करेंगे, धर्म पे आधारित राजनीति करेंगे, तो देश इन सब मुद्दों पे भटकता नजर आएगा। सामूहिक नेतृत्व की कमी रही पूरे 5 साल के अंदर। जिले इलाही आए और उन्होंने आके कोई भी निर्णय ले लिया, कोई भी फैसला कर दिया, वो सर्वमान्य हो गया। आज राफेल के ऊपर पीठ थपथपा रहे थे हिंदू अखबार, कल तक यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर जो मेरी राजनीतिक समझ है, हिंदू अखबार जो है वो बीजेपी के लिए तो कुरान की आयत होता था या गीता का श्लोक होता था जो चेंज नहीं होता था। आज वो हिंदू अखबार जब खुलासा करता है राफेल के ऊपर तो वही ना व्यक्तिवादिता नजर आती है, जो हम जो कह रहे हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी जो है वो सब बेकार है। और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करते हुए नजर आए। सारी सामाजिक संस्थाएं जो संवैधानिक संस्था था उन्हें ध्वस्त करने का 5 साल का कार्यकाल ये मोदी जी का। आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर एम तौसीफ साहब, आने वाली पीढ़ियां इस सदन को याद रखेंगी, ये दावा है वजीर आजम का, ये उन्होंने बहुत गर्व के साथ आज कहा। जो कुछ नहीं हुआ वो इन 5 सालों में, पौने 5 सालों में हुआ, आने वाली पीढ़ियां इसको हमेशा याद रखेंगी। क्या कहेंगे, 2 मिनट में बताइए। बेशक याद रखेंगे। 5 सालों में लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चला। नरेंद्र मोदी ने ऑटोक्रेटिक तरीके से देश को चलाया और ऐसा लगा कि इस देश में राजतंत्र है। इन्होंने खुद फैसले लिए। ये जितने भी एमपीज थे और जो भी काबीना के मेंबरान थे उन लोगों को कभी किसी भी चीजों की भनक भी नहीं लगी। उसका उदाहरण है जिस तरह से डिमोनिटाइजेशन हुआ, किसी को पता नहीं चला, सिर्फ उन्हें और उनके अध्यक्ष अमित शाह को पता था। यहाँ तक के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी इसका आइडिया नहीं था। तो आप ये कैसे, लोग तो याद रखेंगे, बेशक उन्होंने एकदम बहुत सही बात कहा है कि याद रखेंगे। आप देखेंगे कि उन्होंने 5 सालों में जिस तरह के जो भी फैसले लिए, जीएसटी का फैसला कैसा फैसला, ये बचकाना फैसला, पूरे लोग मतलब ऐसा फैसला के ना जाने कितने बार उसमें तरमीम हुआ, कितने बार रद्दोबदल हुआ। तो इस तरह के फैसले बिल्कुल याद रखे जाएंगे। इन्होंने जितने भी लफाजियां की, भाषणबाजी की 2014 चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, एक भी इन्होंने काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी की बात इन्होंने कहा था। और इससे पहले स्मार्ट सिटी की बात करने से पहले मैं याद दिला दूं कि इन्होंने कहा था कि जितने भी एमपीज हैं सारे आदर्श गांव लेंगे, लेकिन आप एक भी किसी भी एमपी, बीजेपी के एमपीज को बुला करके पूछिए कि उस गांव का क्या हुआ। उन्होंने क्या आदर्श जो गांव माना था उसमें लाइट गया, वहां के बच्चे पढ़े, या फिर वहां पे कुछ इस तरह का काम हुआ जिससे रोजगार लोगों को मिला? कुछ नहीं, सिवाय खोखलापन के, बतौलेबाजी के, लफाजी के, कुछ भी नहीं किया। इस देश के जनता को गुमराह किया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और आने वाला जो चुनाव होगा इसमें इनके किए हुए कामों के जरिए मुंह की खानी तंज पे तंज आज कांग्रेस पर उन्होंने किए, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं चलूंगा सीधे निखत अब्बास के पास। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं निखत। मिच्छामि दुग्गम, जैन समाज के लोग बोलते हैं क्षमा पर्व होता है जब, कि हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे थे वजीर आजम? ये भी रस्म निभाई थी या कुछ हो नहीं पाया ठीक से, उसकी भी माफी थी? देखिए, जब कोई 5 साल सत्ता में होता है
तो हम देखते अगर 55 साल कांग्रेस ने जो निकाले उससे तो कुछ सीखने को मिला नहीं। तो 5 साल जब सत्ता में रहे मोदी सरकार हमारी सत्ता में थी तो क्या था कि कुछ चीजें अपने माँ बाप से भी बच्चे भी देख लेते हैं कि माँ बाप से भी कुछ गलती हो जाती है। तो अगर कोई भूल चूक अगर हमारे प्रधानमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री से और अगर हमारी सरकार से हुई तो उन्होंने प्यार मोहब्बत में छोटी सी माफी मांग ली। ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। दूसरा अगर हम बात करें कि 5 सालों में क्या हुआ, इन्होंने हम मेरे कांग्रेस के मित्र ने एक छोटी सी बात रखी कि डीमोनेटाइजेशन सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी को पता था और मोदी जी को पता था। वो इसलिए मालूम था, वो कहते किसी और को पता ही नहीं था। तो वही तो बात थी, किसको बताते, जाके आतंकवादियों को बताते कि जी नोटबंदी होने वाली है कल से, आप ना अपने अपने नोट हटा लो और नए नोटों की तैयारी में लग जाओ। तो पहले तो कैसे ये लोग बात करें डीमोनेटाइजेशन की। उसके बाद इन्होंने बात करी बिजली की, गांवों में बिजली। अगर मेरे दोस्त को मालूम नहीं है शायद मैं बताना चाहूंगी आपको कि 18,000 गांव ऐसे थे 55 सालों में जहां आपने बिजली नहीं लाई। उनमें से 13,000 गांव 5 सालों में हम लोगों ने बिजली दी। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने बात करी कि क्या गांव में और क्या किया। अमेठी आपने गोद ले रखा है ना, बड़े बाप बने फिरते हैं आप अमेठी के। एक कलेक्टर का ऑफिस तो आपसे बना नहीं पाए आप, और क्या बात करेंगे। एक और आपने छोटी सी बात करी जीएसटी की। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग है, कांग्रेस वालों में थोड़ी अक्ल की कमी है। जीएसटी की अगर आप बात करते हैं ना तो शायद आपको मालूमात नहीं है कि अर्थव्यवस्था हर राज्य की पूर्ण रूप से सुधरी है। ये सारी चीजें अगर आप देखते, अगर आप परखते तो आपको पता चलता। मैं हमेशा बोलती हूँ 55 सालों में इन्होंने इतने स्कैम करे कि इन्हें पता ही नहीं अच्छाई क्या होती है, अच्छे काम क्या होते हैं। 5 सालों में लगे हैं पन्ने पलटने की शायद कुछ मिल जाए, इन्हें मिल तो पा नहीं रहा है। तो ये जाके तंज कसे जा रहे हैं। एक चीज इन्हें समझनी पड़ेगी कि काम जो करा है अच्छा उसको ये छुपाए नहीं छुपा पाए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा बहुत सारे सवालों के साथ। मैं चलूंगा अब राजकुमार भाटी जी के पास। राजकुमार भाटी जी, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जो बात कहो और अगर सच कहो तो जोर से कहो, खुले में खड़े होकर कहो, स्टेज से कहो, मन से कहो और जोर से कहो। मुलायम सिंह यादव जी ने आज सच कह दिया कि हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं ला सकते, हम लोग बहुमत नहीं ला सकते और वजीर आजम के तौर पर मोदी फिर से आने चाहिए। जरा 2 मिनट में इसको समझा दीजिए मुझे, फिर मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पूरा अगर आप भाषण सुनेंगे लोकसभा में तो जिस तरह आज आखिरी सत्र का आखिरी दिन था और जो एक अच्छा आदमी जिस भाषा को बोल सकता है वो उन्होंने उसका प्रयोग किया। एक शालीनता के साथ एक औपचारिकता निभाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। आप सब लोग दोबारा जीत कर आए और उसमें फिर ये भी जोड़ दिया कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये उनके एक बड़प्पन का प्रतीक है, उनकी एक शालीनता का प्रतीक है। लेकिन जो सवाल आपने मोदी जी के कार्यकाल के बारे में पूछा और जैसा हमारे सीपीआई और कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, मैं उस पर टिप्पणी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने किया क्या, जो करना था वो तो वो कर नहीं पाए, लेकिन किया क्या। इन 5 सालों में इंटॉलरेंस इतनी बढ़ा दी है उन्होंने कुछ नए शब्द ईजाद किए हैं। वे देश के साहित्यकार, जो मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी का संदेश नीचे इस तरह के कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है। आप भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया उठा के देख लें, इनके प्रवक्ताओं को देख लें, ये क्या भाषा बोलते हैं। देश के साहित्यकारों बुद्धिजीवियों के लिए कहते हैं गैंग, अवार्ड वापसी गैंग। देश के प्रोफेसर्स और पढ़े लिखे लोगों के लिए कहते हैं शहरी नक्सलाइट। देश की अपनी विपक्षी पार्टियों के लिए कहते हैं अपवित्र गठबंधन, पाकिस्तान परस्त, देशद्रोही, सांप छछूंदर। तो ये जो इंटॉलरेंस इन्होंने बढ़ाई है और देश की विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के बीच में जो एक तनाव पैदा किया है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा है। अभी जयदी साहब ने कहा उनकी जो मांग है 5% आरक्षण की, उसमें सरकारें बार बार ये कहती रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते। 72 लोग मारे जा चुके हैं गोलियों से। लेकिन जब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण देने की बात आई तो रातों रात संविधान बदल दिया गया। यानी कि आप जाति भेद करते हैं, एक जाति के लिए उसी मांग के लिए आप गोली चला देते हैं, लोगों को मार देते हैं, दूसरी जातियों के लिए आप रात को संविधान में संशोधन कर देते हैं। तो ये भेदभाव मोदी जी की सरकार ने किया। ठीक है सर, अब आऊंगा, हम दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं इस बहस के और अब बात होगी सीधे सवालों की, 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। तो आसिफ साहब, आपसे मेरा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। राहुल गांधी वजीर आजम पर खुले हमले कर रहे हैं, कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। आज भी वजीर आजम ने फिर सीधे तंज किए और कहीं ना कहीं इशारों में बड़ा निशाना बनाया। गले मिलना और गले पड़ने में अंतर भी आज वजीर आजम ने समझा दिया, क्या कहेंगे? वजीर आजम के पास गले मिलने गए थे ना आपके कौमी सदर,
पार्लियामेंट में अच्छी गले चीज मिलने है। गए थे ये ना। तो आज उन्होंने कह दिया ये गले पड़ना है, गले मिलना नहीं है। नहीं, ये मोहब्बत का पैगाम था राहुल गांधी की तरफ से। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी का, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। नहीं, तो फिर मोहब्बत का पैगाम था तो आंखों की गुस्ताखियां भी उन्होंने बता दी ना। आंखों की क्या गुस्ताखियां हुई थी वहां वो भी बता दिया। आंखों से वेलकम भी किया जाता है। अच्छा, आंखों से वेलकम भी किया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय भाषण के अलावा आश्वासन के और कुछ भी बचा हुआ तभी नहीं है। आपको प्रियंका नहीं, गांधी वाड्रा को लाना पड़ा है। नहीं। तभी आपको लाना पड़ा है। प्रियंका गांधी जी आई हैं, उनको आना था। एक वक्त मुकर्रर था, मुतय्यन था, उस वक्त पे वो आ गए। रहा सवाल कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, देखिए ये घूम कर नहीं तो उन्होंने बताया ना डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तान ने अपनी जगह बना लिया। कौन सा डिजिटल? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने लीड किया। विदेश नीति शानदार रही। ये सब बांग्लादेश के पेपरों साथ पे- लैंड डिस्प्यूट खत्म कर ये दिया। सब पेपर- मानवाधिकार के लिए काम किया। ये सब काले पेपरों धन और पे- भ्रष्टाचार आप के ये खिलाफ बताइए, कठोर कानून बनाए। 2 करोड़ और क्या नौकरियां दी कहें? नौजवानों को। देखिए अब बहस जो है उस तरह से होगी जैसे बहस होती है। मेरा सवाल यह है कि 2 करोड़ जो हर साल नौकरी नौजवानों को देने की बात थी, क्या मिली? इसका कोई आंकड़ा है? वो ये भाषणों में कहते हैं कि ऑटो बिका। तो ये क्या ड्राइवर बनाएंगे लोगों को? सिर्फ ड्राइवर बनेंगे? ड्राइवर बनना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर बनेंगे? जितनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है सब में पढ़ाई बंद उच्च कर वर्ग दिया के और गरीबों के स्कूल लिए खोल दिए। उच्च वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण दे दिया। मार तो दिया तीर आप पे। गरीबों करते रहिए रोजगार की बात। 8 लाख आमदनी जिसकी है वो गरीब नहीं कहाँ सर, रह सर गए? बीच में नहीं होना ये। यहाँ नहीं, वन टू वन देखिए, बात हो रही जी। देखिए जो लोग जो गरीब हैं, जो वाकई आर्थिक तौर पे गरीब हैं, उन लोगों को आरक्षण मिला है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए इससे। लेकिन आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए जो पहले से लोगों के लिए आरक्षण तय है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम वाम किया नहीं है। इसको बहुत बड़ा ये नहीं, इसमें हम लोगों का भी समर्थन है। क्लियर कट मामला है। बुनियादी सवाल है रोजमर्रा का, नौकरी का। और उन गरीब लोगों को आप चलिए झारखंड लिए चलते हैं। 3.25 करोड़ लोगों की आबादी है वहां पे। अगर छोटा आप सा नहीं, बीच में बोलिएगा तो फिर बोल नहीं पाइएगा। ये डिबेट में नहीं मैं होगा। बैठा अभी हूं अभी यहाँ पे, वन टू मैं वन बता बात दे होगी। रहा हूं, आपसे फिर बोल ही नहीं बात पाइएगा, होगी। कोई नहीं बोल नहीं, तौसीफ साहब सुनिए। मैं बता तौसीफ साहब सुन लीजिए ना। 300 करोड़, 1 मिनट। हाँ, सुनिए बोलिए, भाई जल्दी साहब। से बोलिए। 325 करोड़ की आबादी है वहां पे। अरे 3.25 करोड़, 100 नहीं, सॉरी, 3.25 करोड़ की आबादी है वहां पे। और भूख से 5 सालों में रघुवर सरकार और इनकी मोदी सरकार के जमाने में 15 लोगों की मौत हुई। इस तरह का आंकड़ा पूरे देश के प्रदेशों का आप ढूंढ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, साफ खाने के लिए मुयस्सर नहीं है। ये आंकड़े तो वो कहते हैं ना कि आप लोगों ने जो दुर्गत की थी देश की, उसको सुधारने में वक्त लग रहा है। वक्त लग रहा है जो आप लोगों ने कारस्तानी की थी। बात करते वो ये हैं, दलील आपकी देते हैं। फ्री हो गया, वो ये दलील देते हैं। कंट्री आप चल करके देख लीजिए किस तरह से लोग। अच्छा, राहुल गांधी सुनिए ना, राहुल गांधी साहब कह रहे थे, लोग किस तरह तौसीफ साहब राहुल गांधी कह रहे थे कि भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। वजीर आजम ने कहा भूकंप कहाँ आया? वजीर आजम ने कहा भूकंप कहाँ आया? कौन सा भूकंप लाने वाले थे राहुल गांधी? वजीर आजम ने कहा संसद में, कहाँ गया भूकंप? अरे तीन स्टेट हम जीत करके आए जनाब, क्या बात करते हैं? ये राजस्थान जीते, राजस्थान में ये हार गए। मध्य प्रदेश जीते, मध्य प्रदेश में मैं जीत करके आया। छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। आने वाला 2019 में देश की जनता कांग्रेस को वोट देगी, हम लोगों को वोट देगी। इन्होंने किया क्या? नौजवानों को उत्तर प्रदेश में आपको सपा बसपा गठबंधन ने धकिया दिया है। उत्तर प्रदेश में आपको सपा बसपा लेने को तैयार नहीं है। बाकी जगह भी आपका ठीक से इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है। आज मुलायम सिंह यादव ने मोदी के लिए कसीदे पर दिए, दुआ दे दी। उन्हीं अखिलेश के साथ, उनके बेटे के साथ आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। कहाँ कांग्रेस को लोग चुनने वाले हैं सर? मैं भी अपना काम करूंगा। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा और श्रीमती प्रियंका गांधी वहां गई हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वहां के लोग हम लोगों के साथ आएंगे, पूरे देश के लोग साथ आएंगे। रहा सवाल बसपा का और सपा का, तो सपा बसपा से मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो लोग पॉलिटिकल पार्टी है, अपना काम कर रही हैं। दूसरे स्टेटों में हमारा फाइनल लगभग ये अलायंस जो है लगभग तय हो चुका है और भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। और इस देश की जनता, नहीं तो लड़ाई क्या है? देश की लड़ाई ये है कि आपको लड़ाई डेवलपमेंट, लड़ाई आपको क्या मोदी को हटाना है? डेवलपमेंट पे होगी, मोदी को लड़ाई हटाना भूख है और
सत्य पे बाकी होगी। मुद्दे इर्द गिर्द हैं क्या उसके? नहीं, लड़ाई सत्य और ये लड़ाई जो होगी सच और झूठ की होगी। इन्होंने जितना झूठ बोला है उसको हम लोग पूरा घूम घूम कर बता रहे हैं और ठीक है, बताएंगे। मैं आऊंगा सर। और नौजवान मैं तौसीफ जो भाई है आपके इस पास देश आऊंगा। आ का रहा हूं। वो तो चाह रहा है कि कल इलेक्शन हो जाए ताकि हम कांग्रेस को वोट दें। ठीक तौसीफ भाई आऊंगा। निखत अब्बास, लड़ाई सच और झूठ की है, धर्म और अधर्म की है, क्या कहेंगी? बहुत बहुत संगीन इल्जाम। इनका तो काम है इल्जाम लगाना, शुरू से लगाते ही आ रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी प्रियंका गांधी वाड्रा जी पर कि अब क्या है ना, अम्मा जी को समझ आ गया है कि बेटे से नहीं हो पाएगा, तो बेटी अजान को इन्होंने मैदान में उतार दिया। ये बात कर रहे थे डेवलपमेंट की। मैं पूछना चाहूंगी फिर से एक और बार एक सवाल आप पे डालना चाहूंगी, एंड मैं शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको शायद पता ना हो कि सीपीआई की इन्फ्लेशन समझते होंगे कि आप क्या होती है। सीपीआई की इन्फ्लेशन जो तब थी आपके जमाने में यूपीए की सरकार में 3.58% थी, आज कितनी है? 10%, मोर देन 10%। इसका मतलब क्या है? तरक्की हो रही है, देश बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। फिर से आपको एक चीज और नहीं पता। किसान मोदी साहब आप नहीं बोलेंगे मोदी बीच जी में। का। तौसीफ साहब आप नहीं बोलेंगे मैंने बीच में। आपके बीच में मैं नहीं बोला। एक मिनट निखत ये बताइए, किसान आत्महत्या करता रहा, उद्योगपतियों के लोन माफ होते रहे, ये कौन सा विकास है? ये भी इल्जाम लगते रहे, इसका जवाब दीजिए। इमरान जी, मुझे नहीं मालूम कि आपको भी ये बात नहीं पता कि सब आप ही को 36,000 पता है। अरे यार, तौसीफ आप बीच में नहीं चुप बोलेंगे। रहिए। इतना तौसीफ बुरा बीच क्यों में बोल रहे नहीं हो? बोलेंगे। तौसीफ का सही गिराइए। इतना बुरा तौसीफ क्यों बीच में नहीं बोल रहे हो? बोलेंगे। इतना आप बुरा डिबेट के क्यों नियमों बोल के रहे हो? खिलाफ चल रहे हैं। आपसे तेज चिल्ला सकती हूँ, इतना बुरा मत मानो। मेरे सवाल का सब्र जवाब रखो, दीजिए। थोड़ा निखत आप सुन सिर्फ लो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, हाँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि 36,000 खुला मंच दूंगा आपको। तीसरे मरहले में खूब लोगों खूब ने, बहस कीजिए। किसानों ने सुसाइड करा था जब यूपीए की सरकार थी। आज जब एनडीए की सरकार है, 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया गया है। जो अखिलेश यादव जी के पाप थे ना, जो इन्होंने करे ही नहीं थे, जो इन्होंने कर्ज दिया ही नहीं था, उनके समय का भी कर्ज हमारी सरकार ने माफ किया है। तो आप कर रहे हैं अगर बात किसानों की, तो इंटरनल बजट जो आ गया है, झांसा जुमलेबाजी ठीक है, एक झांसा तो ये यहाँ भी पकड़ में आ रहा है। जुमला एक मिनट सरकार कह रही है कि, और बीजेपी भी कहती रही है कि हमने राफेल मामले में यूपीए से 9% सस्ती डील की थी, सस्ती खरीदे थे। कैग की रिपोर्ट करी है कि आंकड़ा सिर्फ 2.86 का है। यहाँ आप तो खुद ही, अरे तो सस्ता है तो 9% का जो बाजा बजा रहे थे वो क्या था? बात है सस्ता है। नहीं। ये अरे फिर इसको आप इनके कहते हैं जुमला। अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कुछ कभी कुछ। एक सेकंड, 9 इमरान भाई एक बार सुन तो लीजिए। हाँ, नहीं, फर्क होता है ना, फर्क होता है निखत। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हम लोगों पर वो लगा रहे हैं बात कि भाई इन्होंने तो कुछ काम करा ही नहीं, इन्होंने तो महंगी डील कराई, इन पे तो जेपीसी वो तो पीछे पड़े हैं आपके, और अभी भी मैदान नहीं छोड़ा उन्होंने। कोर्ट की मानते ना, ऑफिशियल्स की मानते ना, सरकारी अफसरों की मानते। आज आ गई ना क्या की रिपोर्ट, 2.86 सस्ता तो है, फिर हो गए लो राहुल गांधी झूठे साबित। अब बताओ आप क्या बोलोगे? वो तो जेपीसी पर अड़े हुए हैं। आप क्यों नहीं? जेपीसी, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े होगी, जेपीसी कहे आज नहीं, उनकी सुन क्यों नहीं लेते? सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा, ट्रांसपेरेंसी JPC इतनी है इतनी तो चीजें करवा लीजिए ना। आप कह रहे हो, आप जब कह आपका रहे कोई हो कसूर ही कि नहीं है तो सुप्रीम काय का डर? कोर्ट को छोड़कर हम जेपीसी इनकी बात माने, क्यों और मुद्दे नहीं है देश में सुलझाने के लिए? सिर्फ यही काम बच गया मोदी सरकार के पास कि बैठ के जेपीसी कराती, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राहुल गांधी तो क्या है ना, अरे इलेक्शन में मुद्दा बना रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, इलेक्शन में जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2.86% सस्ता है, इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी के मुंह पे ये एक धब्बा है कि वो झूठ बोलते हैं और बोलते आए हैं, शुरू से बोल रहे और हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वे जो बता रहे हैं और बाकी जगह के कि इस बार उत्तर प्रदेश में बेहद कम सीटें मिलने जा रही है, वो क्या है? वो क्या है? सपा बसपा गठबंधन आपके लिए मुसीबत बन गया है। 20 सीटों पर प्रियंका वाड्रा फाइट में आ गई है उनके आने के बाद कांग्रेस, ये भी समझ लीजिए। बचा ले पूरा। इन्हें ना मैं बताती हूँ क्या होता है, लोगों को मिलता है सह परिवार शादी का कार्ड, इन्हें मिलता है सह परिवार कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, सारे तो बेल पर बाहर है। प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी क्या? पहले चलिए ठीक है, मैं और सवालों के साथ आपके पास आऊंगा और भी मेहमानों के पास आऊंगा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं अपने दूसरे मौजूद मेहमानों से बात करूंगा, फिर तीसरा दौर जब होगा उसमें खुली बहस हम करेंगे, फिर तौसीफ और निखत देखते हैं कितना उलझते हैं और जैदी साहब का क्या कहना रहता है। वन फाइट चल रही है, सीधे क्वेश्चन राजकुमार भाटी जी से इस वक्त हमारे साथ हैं, कौमी तर्जुमान समाजवादी पार्टी के। बेटा बैठा है धरने पर राजकुमार भाटी जी की पीएम हटाओ, और पिताजी जो हैं, वालिद साहब जो हैं मुलायम सिंह यादव जी, आशीर्वाद दे रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कि दोबारा आओ। ये क्या है? और आज सोशल मीडिया पर चल रहा था कि अखिलेश पहुंचे बसपा की गोदी, मुलायम बोले मोदी मोदी, क्या है? नहीं, देखिए इमरान भाई, इस पे जो मुझे कहना था मैं आपके पहले सवाल के जवाब में कह चुका। नहीं कहिए, अभी हम आपसे नहीं, पूछेंगे इससे सर। ज्यादा- नहीं क्यों समाजवादी पार्टी क्यों पीछे हट रही है? क्या बात है? पीछे नहीं हट रहे, इससे नहीं, जवाब नहीं है इसका मतलब आपके देखिए, पास? उसी बात को मैं रिपीट करूं दोबारा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप रिपीट कराना चाहते हैं मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन इस पे इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है।
अन्य कुछ प्रश्न पूछना चाहें? समाजवादी पार्टी में है ना मुलायम सिंह यादव जी? समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। हाँ, तो वो ये क्यों शुभकामना कर रहे हैं कि मोदी फिर से वजीर आजम बनकर आए? ये तो बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये एक खेल भावना होती है, इसमें दुश्मन को भी जीतने की दुआएं दी जाती है। आदमी के बड़प्पन का प्रतीक है, बड़े हृदय का प्रतीक है, सबको असहज कर दिया। सोनिया गांधी बाजू में बैठी थी, बाकी अपोजिशन के लोग बैठे हुए थे, सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, उसका अर्थ सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, शरद पवार साहब की बेटी। उनका एक उनके बड़प्पन की बात है, उनके बड़े दिल की बात है। हाँ, तो फिर ऐसा बोलिए ना, उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। इस बात का अर्थ ये ना लगाया जाए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहीं नरेंद्र मोदी की कोई सहायता करेंगे, कोई मदद करेंगे उनके चुनाव में। एक औपचारिक रूप से जो शुभकामनाएं दी जाती है, जब दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, हारने वाले जीतने वाले बहुत प्यार से गले मिलते हैं। चलिए ठीक है, आप बच रहे हैं इस बात से, मैं आपका भी एहतराम करूंगा, लेकिन इतना तो बता दीजिए, मुलायम सिंह यादव जी ने यह भी कहा ना कि जो भी काम मोदी जी को मैंने कहा उन्होंने करवाया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कौन से काम करवा दिए ऐसे? अब वो तो माननीय मुलायम सिंह यादव से जैसे पूछ सकते हैं। आप कौमी तर्जुमान समाजवादी पार्टी के, आपके वो ये समाजवादी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं आप, व्यक्तिगत विषयों की कर रहे हैं। व्यक्तिगत विषयों पे मैं नहीं तो फिर मैं तो फिर व्यक्तिगत विषय में तो पूछूंगा कि किस बात का डर है, सीबीआई का कि ईडी का? क्योंकि सबके हाथ बड़े लंबे हैं। आप पूछें ना, हम सीबीआई से डरते हैं ना ईडी से डरते हैं, हमने गलत कुछ किया नहीं है इसलिए किसी से नहीं डरते हैं, ना हम मोदी से डरते हैं, ना बीजेपी से डरते हैं। राजकुमार भाटिया, आपके तेवर इस कल ही मामले में योगी मुझे जो है सरकार की बहुत लाठियां हमने खाई हैं। कमजोर से लग रहे हैं, ऐसा क्यों जी? इमरान भाई, कल ही योगी सरकार ने अखिलेश जी के साथ बदतमीजी की, हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव का सिर फोड़ दिया लाठी मार के, हमारे दूसरे सांसद आपकी पार्टी का फाउंडर लीडर लोकसभा में ये बात रखता है और आप इसे व्यक्तिगत बता रहे हैं, कमाल है सर। बिल्कुल व्यक्तिगत है, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, लोगों में फितना पैदा करवाने वाली पार्टी है, लोगों को लड़ाने वाली पार्टी है, हिंसा करने वाली पार्टी है, उपद्रवी लोग भारतीय जनता पार्टी में। एक्शन लेगी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी? कोई एक्शन लेगी अखिलेश यादव की क़यादत वाली? कोई एक्शन नहीं लेगी, वो हमारे सम्मानित ये पार्टी लाइन से हटके बात है ना। ये एक बड़े विशाल हृदय के साथ जो ये देखिए, औपचारिकताएं भी कोई चीज होती हैं। हम बेशक कितने भी आपस में हमारी लड़ाई सही, कोई दूसरा लीडर समाजवादी पार्टी का इतनी हिम्मत रखता है राजकुमार भाटी जी इतनी बड़ी बात बोल जाए? नहीं, मैं समझता हूं ये सवाल आप मुझसे पूछने नहीं चाहिए, आपको व्यक्तिगत सवाल। अरे कमाल हो गया। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पूछा तो मैं बताऊं। सबके सामने लोकसभा में बात हुई है, कहीं अलग से कहीं ऐसी तो बात हुई नहीं है। सबने सुना है तो सवाल तो पूछेंगे। इससे ज्यादा राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछेंगे सर। इसमें इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है कि एक औपचारिकता थी। इलेक्शन से पहले आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप देखिए क्या बवाल हो गया है। आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दिया मुलायम सिंह यादव जी ने। देखिए इमरान भाई, माननीय नेताजी पहलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं, अखाड़े में उतरते हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इसके पीछे भी उनकी कोई सियासी सुन लीजिए, मैं चाल है क्या? नेताजी बड़े नेता हैं, हम जानते हैं उनको किस लेवल में उतरते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं, फिर पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को आशीर्वाद देता है और फिर उसी को पटकनी देकर मारता है, वहीं धूल चटाता है। वो अखाड़े के खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये वाला दांव चलाया उन्होंने? यस, आप कोई कसर तो नहीं बता छोड़ेंगे। रहे थे आप इतना क्यों शर्मा रहे थे? पार्टी को आप इतना क्यों शर्मा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीरो करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जीरो करके निकालेंगे उत्तर प्रदेश। जीतने की शुभकामनाएं भी देते हैं क्या पहलवान? अब आप, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, एक सवाल आप रिपीट किए जाए, मैं वही जवाब रिपीट किए जाऊं। मुझे जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। औपचारिकता थी, जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। एक इंसानियत थी। नाजरीन, मेरे दर्शक मुतमईन हो, जब तक तो मैं पूछूंगा ना। जवाब दे चुका हूं। कुछ और आप पूछना चाहें तो पूछें। नहीं, मैं आऊंगा फिर कुछ और पूछने के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे सवाल आपसे यही थे। चलिए मैं अब आमिर हैदर जैदी साहब के पास आता हूं। सर, मैं आऊंगा आपके पास। आमिर हैदर जैदी साहब, आपकी नजर में बहुत नुकसान हो गया देश का, 5 सालों में बर्बाद हो गया देश आपकी नजर में, लेकिन 1400 ऐसे कानून खत्म किए गए जो कि जंगल कानून थे। वजीर आजम ने आज बताया, भूकंप आने की बात लोग कहते थे, अपोजिशन है आप लोग, अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी, कोई भूकंप तो लाया नहीं। आज वजीर आजम ने सीधा चैलेंज किया। तो ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर सीधा तंज हुआ, उसके भी जवाब आपसे भी लेंगे, क्योंकि कभी कभी आप जो है सियासी तज्जियाकार के तौर पर ही बात करने लगते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल। देखिए, अभी तो पहले राजकुमार भाई से जो आप सवाल कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव कोई ब्रह्मा तो है नहीं जिनका आशीर्वाद कटता ही नहीं है, कोई और दे ही नहीं सकता। लेकिन मैसेज तो जाता है ना। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, लेकिन मैसेज तो जाता है ना वोटर्स में। अब सुन लीजिए, किसान जंतर मंतर पे मलमूत्र पीता रहा कि मोदी जी ये कह के नहीं आए थे देश के अंदर कि मैं जब मैं आऊंगा तो 14 कानून या 17 कानून समाप्त करूंगा। वो ये कह के आए थे मैं किसानों की आमदनी दुगनी करूंगा। जंतर मंतर पर मलमूत्र पीते रहा किसान, और मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली कि वो जाके जंतर मंतर में मिल ले। जब किसान महाराष्ट्र के अंदर चला तो उसे नक्सलवादी कहने का काम किया, मोदी जी को फुर्सत नहीं थी उसकी बात सुने। आज ये किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं कि 2022 में करेंगे।
आज किसान की आमदनी 1700 रुपए है, अगर दुगनी भी हुई तो 3400 हो जाएगी। तो 3400 रुपए में 2 बच्चों के साथ खुद होगा किसान माँ बाप, क्या घर पेट पाल सकता है? ये दूसरा सवाल। दूसरे इन्होंने कहा था कि हम जैसे ही आएंगे काला धन समाप्त कर देंगे। आप काला धन 6-6 हजार का ऐलान तो कर दिया था। सुन लीजिए सर, अंतरिम बजट आपने सुना, उसको लेकर तो सर काले धन उस पर आ रहा हूं, सर काले उस पर भी आ रहा हूं। जो सर काला धन कहाँ है? नोटबंदी की बात की थी अभी मेरी बीजेपी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि हमने साहब आतंकवादियों को नहीं बताना था, इसलिए हमने नोटबंदी की। नोटबंदी से लेकिन काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सर कठोर कानून तो बने ना। मुकम्मल सेंटेंस सुन दीजिए। नोटबंदी कठोर कानून बने कि नहीं इस दौर में बने कि सर नोटबंदी से अगले दिन हमारे पास 2000 का नोट नहीं था, लेकिन आतंकवादी जो कश्मीर में मारा गया उसकी जेब से 2000 का नोट बरामद हो रहा था। दिवालिया और बेनामी कानून बना कि नहीं? ये कहा दिवालिया और बेनामी कानून संपत्ति का बना कि नहीं? आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के खिलाफ कानून बना कि नहीं इस दौर में? ये भी तो बताइए सर। वायदा ये करके आए थे कि हम एक के बदले 10 सड़ लाएंगे। सीमा पे जवान शहीद होता रहा, वो एक के बदले 10 सड़ नहीं आए, बल्कि 10 बोरी पाकिस्तान से चीनी जरूरी आई एक सड़ के बदले। ये देश सवाल पूछता है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। वो 2 करोड़ 10 करोड़ रोजगार कहां है? 20 करोड़ है बेरोजगार। कौन है इसका जिम्मेदार? मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार या धीरू भाई अंबानी की सरकार? लेकिन इतनी नाकाम सरकार होती तो अपोजिशन को इतना मुत्तहिद होने की जरूरत क्या थी? अब मैं आता हूं, क्या जरूरत थी? आप लोग लड़ जाते अपने हिसाब से। सर जिस उपलब्धि गिना रहे ना, लोगों को जरूरत क्या थी? सर उपलब्धि गिना रहे ना, आरक्षण पे आ रहा हूं। आरक्षण इस देश के अंदर महिलाओं का कहते हैं 33% आरक्षण दे दो, कोई तार नहीं हुआ। लेकिन मनुवादियों को जैसे ही आरक्षण चाहिए तुरंत लोकसभा में भी बहुमत, आप ये बताइए सीपीआई इसके खिलाफ है? मनुवादियों को इसके खिलाफ है? मैं आर्थिक सीपीआई इसके खिलाफ है? मैं जातीय आरक्षण के इसलिए खिलाफ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जातीय आरक्षण इसलिए है कि उन जातियों का इतना शोषण हुआ है। जातीय अगर जाट देश के अंदर मरता रहा, हरियाणा के अंदर गोली चलती रही, लेकिन सरकार को नहीं दिया। आधिकारिक बयान देता हूं जो मैं बोलता हूं, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी बन जाती है। मैं उस तरह से नहीं हूं। तो लीजिए, आज गुजर उसके आरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन जो मनुवादी नहीं है गुजर, जाट मनुवादी नहीं है, इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का वो 6600 दरोगा भर्ती जिसे आरक्षण की, जिसने सारी सीमाएं पूरी फुलफिल कर ली, सारे टेस्ट पास कर लिए, नौकरी नहीं है। 2013 सिपाही भर्ती, नौकरी नहीं है। जदीद टीचर ये कहा था एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप। जदीद टीचरों को 36 महीने से तनख्वाह नहीं है, 40 महीने से। ये है, ये विकास है। लेकिन हाँ, एक काम जरूर किया है मोदी जी ने, मैं उनकी दाद दूंगा। नए नए कपड़े पहन के, कुर्ते पहन के, और देश की जो बेसिक नीड थी उनको नजरअंदाज किया है। देश की बेसिक जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, शो ऑफ किया गया। अनिल मिश्रा जी जल्दी से बताइए, शो ऑफ किया गया, इस हुकूमत ने शो ऑफ किया। जी बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर हम आप एक पत्रकार की हैसियत से चीजों को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं। जहां हम लोग शुरू किए थे कि आज संसद में मोदी जी ऐसा क्यों बोले, तो अगर आप ध्यान दें तो 2014 के मोदी जी और आज के 2019 के जो आज अंतिम भाषण दिया या अब आगे देंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये वो मोदी अब नहीं आपको मोदी दिखेंगे जो मोदी एक एक घटनाओं पर विस्तृत चर्चा करते थे अपने रैलियों में, और ऐसी ऐसी तकनीक तो और क्यों बदलाव आ गया? उसका कारण क्यों आ गया? अरे बहुत सीधा सा है कि आप ध्यान दें कि आज बीजेपी या मोदी जी 2014 तक कही गई किसी बात पर दोबारा नहीं बोलेंगे। अब नई नई बातें लाई जा रही है। उसका कारण है निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो अपनी पुरानी बातों पर कायम नहीं रहे क्या? ये कही आप? इसमें कहने वाली क्या बात है? हाँ, भाई मोदी तो ने जो बातें कही, आप जितनी भी बातें कही, अगर आप देखें, मैं बहुत मतलब बाकी सारे जुमले थे। अरे जो इससे बड़े जुमले क्या हो सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए 2-3 मुद्दे। मोदी जी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था ये देश कि इन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो, जीतने के बाद कि हम 1 साल के अंदर ऐसा कानून ले आएंगे कि इसी सदन में एक भी अपराधी नहीं बैठ पाएगा। 1 साल के अंदर उसके सारे जितने केस निपटा दिए जाएंगे। आप बताएं, एक भी मीटिंग हुई? दूसरा, मां गंगा ने बुलाया है। देखिए, जनता इन चीजों को समझती है, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अरे वो तो दावा करते हैं कि माल्या वापस आने वाला, भगोड़ा माल्या को वापस लाने के लिए हमने सख्त कानून बना दिया। आपसे कर रहा हूं, उसको सुन ले। जैसे मां गंगा ने बुलाया, यहां से मोदी जी की लहर चली थी और शुरुआत हुई थी। गंगा की क्या हालत है
इसी सरकार की रिपोर्ट देख लीजिए। तीसरा, किसानों की आय दुगनी करेंगे, यहां तक कि अरहर की दाल। गंगा में जहाज चल रहे हैं। अरे साहब, आप गंगा में जहाज चल पहले रहे भी हैं। चलते, लेकिन गंगा में जहाज चलाने की बात नहीं। मैंने क्या कहा कि मोदी जी या मोदी की सरकार जो कह के आई थी उन बातों को नहीं करेगी। जहाज क्या, अब इसमें वो बहुत कुछ चला देगी। कारण कि उन चीजों से कहीं ना कहीं इनकी दूरी बनी है। उन चीजों पर चूंकि कार्य उतनी प्रगति पर नहीं हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आप ध्यान दें। बहुत छोटा सा उदाहरण लो, किसानों की बात आई, जो इतनी समस्याएं क्यों है। किसानों को 2014 का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, अपनी तरफ नहीं बोल रहा हूं, गन्ना किसानों के, बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का मात्र 58 करोड़ रुपए बकाया था। आज की रिपोर्ट है, जबकि केंद्र में भी इनकी सरकार भी है, आज की रिपोर्ट है 6,500 करोड़ रुपए उन गन्ना के। तो एक मैंने जो उदाहरण बताया कि जिन बातों को कहा गया था उन बातों पर चूंकि खरे नहीं उतरे। लेकिन वो तो कहते हैं पहले वालों से बेहतर रहा। ये ऐतिहासिक है, ये दौर दुनिया याद रखेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अब उस पर भी आ जाता हूं। अगर आपने जैसे भी उदाहरण दिया, मैं आपको छोड़ा, एक नई चीज लाई थी, स्वच्छता अभियान। पूरे देश ने स्वागत किया, आम जनता ने स्वागत किया। पार्टी की गतिविधियों मत जाइए, हमारे पत्रकार के, हम आपको एक बहुत छोटा सा आंकड़ा आज बता देते हैं। हमारी अभी याद हो, कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। लाखों की भीड़ में इन्होंने बात कही। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट देती है या रैलियों में बोलती है कि जहां हम पहले 13% मात्र स्वच्छता में थे, 2014 में 52% थे, आज 4.5 साल में हम 98.6% स्वच्छता अभियान। ये तो अच्छा काम हो गया। सुनिए, लेकिन इन्हीं सरकार के, इन्हीं के सांसद की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनी हुई है जिसने अभी पिछले महीने रिपोर्ट दी है कि पूरे देश में मात्र 58% स्वच्छता अभियान का ग्राफ चढ़ा है, बाकी कार्य करने को बाकी, और सदन पटल पर रखा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो अंतर है, और बात आंकड़ों की नहीं होती। मतलब कहने और करने में फर्क होता है। कहने और करने में फर्क है क्या सरकार के? कथनी और करनी अलग अलग है। बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। चलिए अनिल जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं, इस सरकार ने पूरे 5 साल आंकड़ों के खेल में गुजार दिए। अच्छा, कि धरातल पर इनकी हकीकत दिखी, जिसका खामियाजा शायद मुझे लगता है। चलिए राजकुमार भाटी जी को भी निकलना है, लेकिन मैं निखत से पूछूंगा, आंकड़ों के खेल वाली सरकार है, और फिर इसके बाद में खुला मंच देने जा रहा हूं। 16वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, बाकी लोगों ने भी अपनी बात रखी, कई तंज भी कसे गए और अपनी हुसूलियाबियां भी गिनवाई गई। इस पर हम बात कर रहे हैं। ये दौर जो है इस डिबेट का खुला मंच है। मेरे साथ निखत अब्बास है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, आमिर हैदर जैदी साहब हैं, सीपीआई के तर्जुमान, अली मिश्रा जी हैं, डॉक्टर एम तौसीफ साहब हैं, कांग्रेस के लीडर। आइए बात शुरुआत करते हैं। एक बार फिर मैं तौसीफ भाई आपके पास आता हूं, बहुत देर से आपको मौका नहीं मिला है। तौसीफ भाई, ये बताइए कि जो हुसूलियाबियां वजीर आजम की जानिब से बताई गई हैं, उसको लेकर वो तो मैदान में उतर रहे हैं, कांग्रेस के पास उनकी काट क्या है? ठीक है, आप जो कहते हैं सब कुछ झूठ है, लेकिन इतना भी सब कुछ झूठ नहीं है कि सिरे से खारिज कर दिया जाए। कुछ बात तो फैक्ट है, जैसे अनिल जी ने भी कहा स्वच्छता को लेकर के, या कुछ ऐसी योजनाएं जिन्होंने सीधा आवाम को इफेक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं काम करेंगी। कहां फैक्ट है? इन्होंने आंकड़े बताया कि 98 पॉइंट हमने स्वच्छता अभियान के जरिए काम किया है, लेकिन पटल पे मिश्रा जी ने अभी बताया कि 58 है या 56 है। तो ये कहां से? अरे एक बेहतर शुरुआत तो हुई ना। हाँ? एक सरकार ने काम तो किया ना। शुरुआत पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो तो ये कहते रहे। आप ये कहिए कि मैंने शुरुआत किया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया? वो ये तो कह रहे हैं कि इसलिए तो यादगार है ये दौर कि मैंने कुछ चीजें शुरू की, मैंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ा दिया। नहीं, बहुत पहले से ये सब स्वच्छता अभियान बहुत पहले से चल रहा है। इनकी तो आजादी के बाद से ये नेहरू के जमाने से चल रहा है। ये 53 पॉइंट समथिंग तक हम 2014 तक पहुंच भी गए। मैं एक आंकड़ा क्लियर कर रहा हूं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। नहीं, सही बात है, आप तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि बुनियादी सवाल है, किसानों को आप 6,000 रुपए देकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप कैलकुलेट करें, 6,000 का कैलकुलेशन जब निकालिएगा तो 17 रुपए आता है एक आदमी पे, अगर उसमें जितने भी ये हैं मेंबर्स। तो आप 17 रुपए, तो मतलब जब आदमी कॉफी पीने के लिए बैठता है तो 35 रुपए 40 रुपए जिस तरह की कॉफी पिए जहां पे बैठने पे, तो 17 रुपए दे करके क्या भीख दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? अन्नदाता है इस देश का किसान, जिधर चाहेगा उधर उसकी इस देश की राजनीति को मोड़ देगा। और आने वाला 2019 का चुनाव ये नौजवान और किसान, यही बात कहते हुए और किसानों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को ये बड़ी हिंदी रियासतें जीत ली, जल्द से जल्द जीत ली। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, श्री राहुल गांधी निकल गई। जवाब दीजिए, मुद्दा किसानों का लेकर आगे बढ़ रहा है अपोजिशन। नहीं आ रहा कि 17 रुपए प्रतिदिन की कीमत जाके किसान से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए। 35 रुपए की चाय और कॉफी की बात
अगर आप कर रहे हैं 35 रुपए की, अगर आप कॉफी की बात करें तो भाई आप वो आप पीते होंगे, आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं, आप बात करते हो, करा क्या? नहीं, आप बात कर रही हैं, आपकी सरकार ने बात किया कि हमने डबल कर दिया। अरे डबल कहाँ किया? आप बताइए ना क्या डबल किया? आज तक डबल नहीं हो सका। आपसे तेज चिल्ला सकती हूँ। नहीं, निखात किसानों पे जवाब दीजिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे बात कर रहे हैं, आप घुमाइए नहीं, जो इल्जाम वो लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। किसानों पे बात कीजिए निखात। आखिर क्यों नहीं हुआ? ये लफाजी है, ये झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने की बात है और कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है और ये डबल इन्होंने नहीं किया। आज तक किसानों का आय डबल नहीं किया और ये 17 रुपए दे करके भीख दिया है। ये किसान समझ रहा है कि इन्होंने मुझे भीख दिया है। ठीक है, चलिए आमिर हैदर जैदी साहब, ठीक है, आ रहा हूँ निखात, आ रहा हूँ तौसीफ साहब, ठीक है, आ रहा हूँ। दूसरों को मौका दीजिए, मुझे आवाज बंद करानी पड़ेगी। इसीलिए हमने अपनी डिबेट में ये आखिरी दौर रखा है। खुली बहस अगर शुरू हो जाए तो शुरू से ये माहौल बन जाएगा। अनिल जी, आपको कुछ एतराज है? अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जैदी साहब के पास ठीक है तौसीफ भाई, ठीक है ना, दूसरों को भी तो सुनिए। निखात ठीक है, पार्टी में वो अरे खामोश हो जाइए, खामोश होंगे या मैं साउंड गिराऊं? चलिए इनका ऑडियो गिराइए, अनिल जी आप अपनी बात रखिए। इनका आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, तौसीफ भाई ऑडियो नहीं जा रहा। आप बोलिए अनिल जी, अनिल जी आप बोलिए, आपका जाएगा। निखात आप मत बोलिए, आपका ऑडियो भी गिर गया है। बेकार में बोल रहे हैं आप लोग, बेकार में बोल रहे हैं, आपका ऑडियो जा नहीं रहा है, तौसीफ जी सुन लें। देखिए इमरान जी, यहाँ ये ध्यान दीजिए, राजनीति में सिद्धांत, नीति, आदर्श कहीं रह गया है। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, माफ करें कोई राजनीतिक पार्टी प्रवक्ता अपने खिलाफ न समझे। देखिए यही 2014 के पहले तक कांग्रेस का शासन लगभग ज्यादा टाइम रहा और कांग्रेस किसानों के कर्ज माफी से लेकर तरह तरह की नीतियां चला के चली आ रही थी, जिसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इसके लिए कहीं न कहीं दोषी रही। किसान आज तक यहां तक क्यों नहीं उठ के आ पाया। लेकिन 2014 पे अगर आप ध्यान दें तो यही मोदी जी की विचारधारा और पार्टी ने इसी कर्ज माफी की नीति का विरोध किया और बोला इससे देश किसान बर्बाद होते हैं। हम ऐसी नीतियां, ऐसी पॉलिसी, ऐसी तकनीक, ऐसी फसल पैदा करने की विधि बताई भी रैलियों में लेकर आएंगे कि हमें कर्ज माफी और इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान अपने आप में इतना खुशहाल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए वो आदर्श, वो नीति, केवल सत्ता की कुर्सी, केवल वोटरों, जनता को किस तरफ बरगलाया जाता है कि आज वही बीजेपी पार्टी कई स्टेट में किसान कर्ज माफी का वादा कर स्टेट चुनाव जीत ली। और अगर अभी आपको ध्यान हो तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब कांग्रेस ने चाल चली, जहां इनको हार मिली, तो उसके ठीक 10 दिन बाद अमित शाह जाके आंध्र प्रदेश में खड़े होते हैं, उड़ीसा में खड़े होते हैं और भरी सभा में रैलियों में कहते हैं कि अगर आपने हमको यहां जिता दिया तो हम भी 10 दिन के अंदर आपका कर्ज माफ कर देंगे। सियासी मजबूरी बन गया है। तो मेरे कहने का मतलब यहां ये समझने वाली बात है, जनता और किसान, चाहे वो युवा और सब छले जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां कहती कुछ है, करती कुछ है। तो चीजों को जो इस तरह से राजनीति में डाइवर्ट किया जा रहा है, वहां पर काफी अंतर चले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी कौन सा मुतबादिल या विकल्प दे दिया विपक्ष के तौर पर, यह भी तो मुझे समझा दीजिए। और एक चीज और, ये बहुत अच्छा दौर कहा गया ये पार्लियामेंट में, आज भी इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन ट्रिपल तलाक और सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी हालांकि पास नहीं हो पाया। बहुत बड़ी हुसूलियाबी होती अगर ऐसा हो जाता तो, कहीं ना कहीं इसको भी कैश नहीं करा पाई हुकूमत। देखिए 2-3 चीजें आपने कही। एक तो 6000 का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन आप यहां भी गुमराह कर रहे हैं किसान को। यह कहा गया कि 2000 रुपए हम देंगे और 2000 रुपए 21 में देंगे, बाकी 21 में देंगे, अभी 2000 देंगे। तो एक तो ये गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह मत कीजिए। दूसरे एक ढिंढोरा और पीटा जाता है जनधन खातों का। जनधन खातों में गरीबों ने पैसा जमा किया, इनकी क्या उपलब्धि है उसके अंदर? वो पैसा इन्होंने उठा कर रिलायंस धीरू भाई अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, गरीबों का पैसा। उसमें किसानों को, गरीबों को कुछ बेनिफिट हुआ हो। एक चीज और ये करते हैं, उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा जब ये मोबाइल आया था तो इसकी कॉल कितनी महंगी थी, कनेक्शन लेना मुश्किल था। लेकिन आज क्या मोबाइल, उसी तरह से जो उज्ज्वला योजना है, ये गैस कंपनियां जो है इनकी ब्रांडिंग है। इससे ज्यादा और कोई योजना हुई हो तो मुझे बता दीजिए जिसकी वो तो दावे करते हैं करोड़ों घरों में पहुंचा दिया। नहीं सुन लीजिए, लेकिन वो एक कंपनी की ब्रांडिंग आप कर रहे हैं।
आज अगर आप ग्रामीण बैंक में जाइए, पंजाब नेशनल बैंक को एक कोट कर देता हूं मैं, अगर आप उसे 50,000 रुपए का चेक भर के दे दीजिए, अगर वो आपका कैश कर दे, नहीं 20,000 से ऊपर का हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास नहीं है, 20 आज लो, 20 कर लेना। किसानों की जो गन्ने में किसान हूं, किसानों की पेमेंट पिछली बार तक की अब आई, और अब से जब से प्राइस शुरू हुई कोई नहीं है। अच्छा, गन्ना किसान डालने जाता है, पर्ची नहीं है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया। आज मैंने एक चीज कोट करी, आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता एक पर्चा दिखाया कि साहब ये सरकार की फाइल से ये पेज है जो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिया गया, कैग में भी नहीं दिया गया, हिंदू अखबार ने उसे छापा है। अगर वो गलत पेज है और गलत तथ्य हिंदू अखबार पेश कर रहा है तो हिंदू अखबार पे अवमानना का नोटिस। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, मैं आपको सर मेरे पास वक्त ये वो हिंदू अखबार था जिसकी आपके इल्जामात पर जल्दी से निखर आप अपना जवाब दीजिए बहुत जल्दी से, फिर मैं फाइनल खत्म करूंगा जी। ठीक है सर, आपके बहुत अहम सवाल है, निखर जल्दी जवाब दीजिए। अगर आप जैदी भाई, अगर आप किसान परिवार से ताल्लुकात रखते तो एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आपसे कि आपने यूरिया के बारे में नहीं सुना? सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को, मैं बोल रही हूं, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोली, चलिए एक एक करके हर बोरी से 5 केजी। ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो जाता है, चर्चा तो बहुत हो सकती थी, बहस बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। और ये जो कुछ हुआ, क्या वाकई ये दौर यादगार था या क्या वाकई ये दौर ऐतिहासिक था? इसका जवाब आपको तलाशना है। ये सवाल हम आपके पाले में डालते हुए इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। आप देखते रहिए जी सलाम।